नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो है हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों से इतिहास के बारे में बात करूंगा। हिस्ट्री आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले पैटर्न की बात करें, जो नया पैटर्न बीएचयू का आया है बीए के एग्जामिनेशन को लेके, तो उसमें हम देखते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन जीएस के पोर्शन में जो है टोटल 30 क्वेश्चन होता है। आपको अभी तक इतना तो पता चल गया होगा। 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल हिस्ट्री से है। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री का रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब्जेक्ट के विषय में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ भ्रांतियां हैं इतिहास को लेके कि हिस्ट्री जो है एक उबाऊ सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ने का क्या फायदा, हिस्ट्री आखिर है ही क्या। ये सारी भ्रांतियों के कारण ये सब्जेक्ट काफी टफ हो जाता है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हिस्ट्री को लेकर आता ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि हिस्ट्री आपको सिखाऊंगा। दरअसल हिस्ट्री पढ़ने का विषय ही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। हमने जो पहले किया है वही तो इतिहास है, और जो हमने पहले किया उसको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको बस एक बार पुनर्लोकन करने की आवश्यकता है, एक बार बस उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। हमें सब बातें समझ में आ जाएंगी, हमें एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा हमारा, और उस कंसेप्ट के आधार पे हम कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री से आएगा उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। कई टीचर ने आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए होंगे। ऋषभ सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, अंकित सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, दिवाकर सर ने आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस ली, पवन सर ने आपकी पॉलिटिकल साइंसेस की क्लासेस ली। मुझे उम्मीद है कि आप सारे सब्जेक्ट को उतने ही अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। और आज जो मैं ये नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसका बहुत ज्यादा लोड आपके ऊपर नहीं दूंगा। आसानी से क्लासेस में हम लोग जो बात करेंगे इसी से आप सब कुछ समझ जाएंगे। कोर्सेस में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका बैकग्राउंड जो है पीसीएम रहा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा होगा, और वो हिस्ट्री उनके लिए बिल्कुल नया होगा। 10th तक तो हालांकि सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन 10th तक में कई लोग जो है बहुत अनबने ढंग से भी पढ़ते हैं, तो वो चीजें वो 10th 11 12 में जाकर भूल जाते हैं। तो मैं जो शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, आपके हर एक कंसेप्ट को बिल्ड करूंगा, ताकि आप न सिर्फ इतिहास को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कर लें, उसके क्वेश्चंस को न सिर्फ एग्जामिनेशन में करें, बल्कि आपकी एक समझ विकसित हो, आप आगे इतिहास पढ़ें, आप आगे हिस्ट्री पढ़ें, इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सके। तो उस हिसाब से मैं आपको इसके पूरे कंसेप्ट को बहुत ही कम लेक्चर, हालांकि पिछले बार ने तो हम लोगों ने काफी लेक्चर हिस्ट्री पे दिए थे, लेकिन आपके चूंकि एग्जामिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ाना है, आपको विद्वान नहीं बनाना है, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ज्यादातर चीजें बोलूंगा। लेकिन चूंकि आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देना जो है वो जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है, जैसे हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं कि डिफरेंट कानून के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारी एक समझ जो है वो विकसित होती है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। फिर जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमको लगता है अरे नदी पहाड़ पठार इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, मौसम के बारे में पढ़ना है, तो ये सब ज्योग्राफी से संबंधित है। उसी प्रकार जब हम ये बात करते हैं इतिहास क्या है, तो इसको लेके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास जो है वो कहानी है, कुछ लोग कहते हैं इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास बेकार है, इतिहास इज नथिंग, हिस्ट्री इज नथिंग। तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस जो हिस्ट्री को लेके है और उस विषय को मुझे आपको सिखाना है, तो मुझे पता है कि ये काफी जो है मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपके इस सब्जेक्ट के खास करके 7 से 8 क्वेश्चन का जो आपका कम से कम लोड है उसको मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकूं। तो सबसे पहले ये बात करिए कि इतिहास क्या है और उस मिसकंसेप्शन को दूर करिए। इतिहास क्या है? इसका एक बहुत ही सामान्य सा उत्तर है कि जो हमने जिया है, जो हमारी पद्धति रही है जीवन की, लाइफ स्टाइल जो हमारी रही है, वही हिस्ट्री है। यानी प्राचीन काल में, यानी जब हम बात करें आज से कुछ दिनों पहले की, अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो मैं अपना इतिहास खुद बता सकता हूं कि क्लास 1 में मैं कैसा था, 2 में कैसा था, 3 में कैसा था, मेरे क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट थे, उस समय में क्या पहनता था, उस समय में क्या खाता था, उस समय में कैसे सोचता था, उस समय में चीजों को किस प्रकार से देखता था, चीजों को किस प्रकार से समझता था। तो ये जब सारे कंसेप्ट को मैं एक जगह एनालाइज करूंगा, एक जगह बैठाऊंगा, तो वही हमारा इतिहास बन जाएगा। यानी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर चीज के बारे में ध्यान देना है कि खान पान क्या था, समय काल क्या था, पोशाक क्या थे, और हमारी वे ऑफ थिंकिंग किसी भी घटना को लेके वो क्या था। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय लोग युद्ध को लेकर बहुत ज्यादा मतलब कि एग्रेसिव रहते थे कि हमें युद्ध करना है, हमें युद्ध करना है। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद लोगों का सोचने का तरीका बदल गया। युद्ध को पहले जो लोग इंजॉयमेंट के तौर पे ले रहे थे, बहुत ही मामूली सी बात समझ के युद्ध को छेड़ दे रहे थे, वो आज समझ रहे हैं कि युद्ध से कितनी हानि है। तो वे ऑफ थिंकिंग चेंज हुआ तो हिस्ट्री भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मानव के विकास की जो पूरी कहानी है, जो मानव किस प्रकार से विकसित हुआ, उसी का अध्ययन हमें इतिहास में करना है। और किसी भी देश का इतिहास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतिहास, मेरा मानना है, किसी भी कोई भी व्यवस्था हो, अगर उसका इतिहास हमें पता ना हो तो वह व्यवस्था संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती है। तो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया कि इतिहास क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यह एक जीवन जीने की कला है, और हमने जो जिया है वो इतिहास है, और हमने जो जिया है उससे हमें आगे क्या सीखना चाहिए, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना है। आगे सीखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम उसी गलतियों को पुनः आगे दोहराएंगे और हमारे लिए विकास करना जो है वह मुश्किल होगा। इसलिए इतिहास पढ़ना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। दुनिया का कोई भी एग्जाम आप ले लें, उस देश के इतिहास के विषय में जरूर जानकारी होती है, हर चीज का हिस्ट्री होता है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग है, मेडिकल की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ मेडिकल है, यानी इतिहास जो है वो हर जगह घुसा हुआ है और आप इतिहास से बच नहीं सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हिस्ट्री कहां से पढ़ना है। ऐसे तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो पृथ्वी के उत्पत्ति से शुरू हो जाता है, लगभग आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उस समय से ही हमारा इतिहास शुरू होता है। लेकिन आपके एग्जाम में उतने पीछे से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट देख लें, हिस्ट्री का बेसिक्स आपको पहले बता दें, फिर हम चैप्टर्स पे आएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी मैं चैप्टर्स पे नहीं आ रहा हूं, बस थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता रहा हूं। अर्थ की जब उत्पत्ति हुई आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो कई घटनाक्रम हुए होंगे। उस समय पृथ्वी बना, हमारा एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद जीव जंतु आए। इसमें इंपॉर्टेंट होता है जाके स्टोन एज से। इसके पहले भी हालांकि कई कालखंड है, लेकिन वो आपको ज्यादा नहीं जानना है। स्टोन एज, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हम लोग जो थे पहले बंदर के रूप में थे, आदि मानव के रूप में थे, फिर धीरे धीरे विकसित होकर हम लोग इस स्वरूप में आज पहुंचे हैं कि अपने 2 पैरों पे खड़े हैं, हमारे 2 हाथ हैं। तो स्टोन एज में जो है मानव का क्रमिक रूप से विकास होता है, और इसी समय आग की खोज होती है, इसी समय पत्थर से जो है आग इससे निकाला जाता है। ये सब कहानियां आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। एक था पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल। दूसरा था, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो दोनों ही टर्मिनोलॉजी का बराबर प्रयोग करूंगा, हिंदी भी बोलूंगा, इंग्लिश भी बोलूंगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं ऐसा हो, जैसे मैंने अभी पैलियोलिथिक एज बोला तो इसका मैंने हिंदी यूज किया पूरा पाषाण काल, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं अब हर चीज को बोर्ड पे लिखूं, क्योंकि इससे टाइम जो है वो काफी लॉस होगा। इसीलिए आप इस चीज में कोऑपरेट करिएगा कि मैं जो टर्मिनोलॉजी अगर हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में उसको बोल दूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में बोल दूंगा। कई बार ऐसे होगी कि टर्मिनोलॉजी सेम होता है, जैसे कि हिस्ट्री में नाम का क्या आप करेंगे, नाम का कुछ नहीं हो सकता है। जैसे डायनेस्टी, हम अगर बात करेंगे मगध डायनेस्टी की, तो मगध को इंग्लिश में भी मगध कहेंगे, हिंदी में मगध कहेंगे। महात्मा बुद्ध को इंग्लिश में भी बुद्ध कहेंगे, हिंदी में भी बुद्ध कहेंगे। तो ये सारी चीज आप समझेंगे, और जिस समय हम हिंदी इंग्लिश यूज नहीं करेंगे आप थोड़ा सा कॉमनली समझेंगे कि इसका टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में भी लगभग वही होगा। तो स्टोन एज जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, पैलियोलिथिक एज, दूसरा था मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, और तीसरा था नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री का कंसेप्ट समझिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, डिफरेंट क्रियाकलाप में, साइंस के अगर बच्चे होंगे तो वो और इसको डिटेल में समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंट फिनोमेनन जो है वो अकर हुआ, और धीरे धीरे इस प्रकार से जो है एटमॉस्फेयर बिल्ड हुआ, और इस प्रकार की घटनाएं हुई कि इस पृथ्वी पे जो है जीवन का उद्भव हुआ, यानी कि लाइफ जो है वो एग्जिस्टेंस में आया।
पेड़ पौधे हुए, कीड़े मकोड़े हुए, फिर धीरे धीरे वो लोग विकसित हुआ टिश्यू से, जो है पहले सिंगुलर टिश्यू वाले थे, फिर जो है अनेक टिश्यू वाले लोग आए। धीरे धीरे विकास करते करते जो है अनेक जीवों का उद्भव होता है, और यही इतिहास है, इस चीज को याद रखिएगा। और उसी के दौरान जो है एक जीवन पद्धति इस पृथ्वी पर जो है वो शुरुआत होती है। और स्टोन एज में जो है, जब हम बात करते हैं पाषाण काल की, तो उस समय लाइफ जो है डेवलप्ड हो चुकी थी। आदि मानव से थोड़ा सा हम लोग डेवलपमेंट के फेज में जा चुके थे, और वहां पे आग वगैरह की खोज की जा चुकी थी। हमने पढ़ा था कि आग की खोज की गई, तो उसके पहले खाना जो है हम लोग ऐसे ही खाते थे। तो उसके बाद क्या होता है, स्टोन एज के बाद हम लोग थोड़ा और डेवलप करते हैं। और आपके सीधा मैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूं। आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री से, नॉर्मली पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री से। ये तो अभी तक मैं आपको एक बेस बता रहा था। अब मैं आता हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन हिस्ट्री में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा। यहां मैं कुछ चीजें ऐड कर दूं जो कि आपके हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे लिए 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होगी। पहला कालक्रम। कालक्रम क्या होता है? क्रोनोलॉजी, यानी समय क्या था, किसी भी घटना का समय क्या था। जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, तो वो एक कालखंड था। उसके बाद कालक्रम के बाद पढ़ेंगे कि उस समय की संस्कृति और सभ्यता क्या थी। संस्कृति और सभ्यता, इसके अंतर्गत हर वो चीज आ जाएगी, यानी कि हम लोग क्या पहनते थे, हम लोग क्या खाते थे, हमारा जो है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, हमारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, वो सब आपके कल्चर में आ जाता है। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि वो प्लेस कौन सा था, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिस हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो किस जगह पे घटित हुई थी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को हम हमेशा ध्यान देंगे, और आप इसको माइंड में रखेंगे कि जब भी हिस्ट्री को आप पढ़िएगा, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिएगा, तो कालक्रम का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्रोनोलॉजी को। अगर क्रोनोलॉजी आप सीख गए, कालक्रम को सीख गए, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है टाइम पीरियड क्या है, तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि ऑप्शंस में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से काफी दूर होगा। ऐसे या तो वैदिक सिविलाइजेशन का ऑप्शन दे देगा, या तो आपको महाजनपद एरा का दे देगा। तो आपको ऑप्शंस छांटने में जो है वो बहुत आसानी हो जाती है, अगर आपकी पकड़ कालक्रम पे हो जाती है। और अगर आपकी पकड़ कालक्रम पे ठीक ठाक हो गई, तो हिस्ट्री समझिए आपका काम जो है वो आसान हो गया। तो मैंने अभी बात किया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इसकी खोज 1826 के बाद हुई। 1826 में सबसे पहले अंग्रेज के समय में चार्ल्स मैनसन ने, इसको मैं और डीप में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं चैप्टर पे आऊंगा। चार्ल्स मैनसन जो अंग्रेज था, उसने जानकारी दी कि भाई यहाँ कोई सभ्यता थी, लेकिन उस समय लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1856 में जो है खुदाई प्रारंभ हुई रेलवे को लेके, तो हमें ईंट नीचे से मिलने लगे, हमें कुछ और वस्तुएं मिलने लगी। तो एक कौतूहलवश जो है लगा कि क्या था कि यहाँ पे इतने साल पहले खुदाई में। तो जब सामान मिलने लगा तो सरकार को लगा नहीं, हमें थोड़ी जो है इसको जानना चाहिए कि यहाँ क्या था। तो पता चला एक पूरी की पूरी सभ्यता जो थी वहां पे बसी हुई थी। पहले कोई बहुत बड़ा बड़ा शहर वहां रहा होगा, तब उसकी खोज होती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन था। चूंकि उसकी सबसे पहले खोज जो है वो हड़प्पा शहर में होती है, इसीलिए उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी शहर हमें मिलेंगे प्राचीन समय के, प्रारंभिक शहर जो मिलेंगे, वो सब कहीं ना कहीं सिंधु नदी तंत्र जो है, ज्योग्राफी वाले सब ने आपको बताया हुआ, नहीं बताया हुआ तो आप थोड़ा सा मैप में देखेंगे कि इंडस जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम, उसमें अनेक अधिक नदी है, जैसे रावी है। तो इन सब नदियों के किनारे ही जो है वो शहर बसे हुए थे, इसीलिए कहा गया इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका जो कालक्रम माना जाता है वो माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे मुझे दो चीज आपको बताना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब भी हम किसी फैक्ट की बात करेंगे हिस्ट्री में, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिफरेंट विद्वानों के द्वारा, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग राय रखी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री हम जो भी पढ़ेंगे वो हमने बाद में जाना है। तो जब बाद में जानेंगे, मान लीजिए हमारे बारे में कोई थर्ड पर्सन, कोई फोर्थ पर्सन जो है कुछ कहता है, तो वो दोनों की राय जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अलग अलग सोर्सेस के आधार पे जो है अलग अलग राय रखी जाती है। तो क्रोनोलॉजी का भी अलग अलग रेटिंग आता है, लेकिन इसमें मैं आपके साथ उन्हीं पॉइंट्स का जिक्र करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि सर ने 2350 से 1750 बता दिया तो गलत बता दिया। हो सकता है आप किसी और स्कॉलर का डेट पढ़े तो आपको मिल जाएगा 3500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। तो ये जो मैं 2350 बीसी से लेके, इसको बीसी कहते हैं, 2350 बीसी से 1750 बीसी तक आपको बता रहा हूं। इसका आधार है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें C14 के माध्यम से, कार्बन 14 के माध्यम से डेट का पता लगाया जाता है। हर चीज में कार्बन पाया जाता है और उसका क्षय होते रहता है, यानी वो कम होते रहता है। तो उसी के आधार पे जो है वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो किस कालखंड की है। और अगर किसी वस्तु के कालखंड के विषय में पता चलेगा तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकेंगे कि सारी घटनाएं जो है उसी समय में घटित हो रही थी। तो C14 के माध्यम से हमें कार्बन डेटिंग का पता चलता है। और हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, बीसी तक जो था इसका कालखंड माना जाता है। यहाँ पे दो नई टेक्नोलॉजी और आपने सीखा। पहला तो बीसी, ये क्या है? देखिए, कोई भी जो घटना होगी हिस्ट्री में उसको आप देखेंगे कि या तो वहां बीसी लिखा है, या तो कुछ नहीं लिखा है, या तो एडी लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो वो समझ जाइएगा एडी वाला ही है। ये कालखंड को लेकर मैं बोल रहा हूं। लिखा होगा 100 बीसी, 200 बीसी, 315 बीसी या 515। तो ये 515 अगर लिखा तो ये समझ जाएगा एडी है। 2021 ये क्या है? एडी है। ये सब जो है बीसी में नहीं जाएगा अगर बीसी नहीं लिखा हुआ। बीसी लिखा रहेगा कभी वो घटना जो है बीसी की होगी। अब बीसी और एडी क्या है? ये जो है एक क्रिश्चियन मिथ पे आधारित है कि ईसा मसीह जो है, जिनका जन्म 1 ईसा पूर्व में हुआ, 1 ईस्वी पूर्व में, किसी मैसेंजर थे गॉड के, उनका जन्म होता है। और माना जाता है कि उनके जन्म के पहले जो भी घटनाएं थी वह एक अलग कालखंड की थी और उनके जन्म के बाद की जो घटना है वो अलग कालखंड की थी। तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बी से बिफोर और सी से क्राइस्ट। और एडी का फुल फॉर्म होता है ऑफ एंडो डोमिनी। एंडो डोमिनी ये होता है एडी का फुल फॉर्म। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं बीसी और एडी में, कि पहले कौन सी घटना हुई है। इसको इंटीजर्स के माध्यम से समझिए। जैसे इंटीजर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर आएगा माइनस में ये सारे रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि इधर से हम लोग बढ़ते हैं। ये घटनाएं जो है पहले हुई है और ये घटनाएं जो है वह बाद में हुई है। तो अगर हम ये बात करें कि मान लीजिए कोई घटना घटित हुई, घटना का कोई भी नाम दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, एक्स नाम की कोई घटना घटित हुई। मैंने बोला कि एक्स जो है, ये याद रखिएगा ये सब बीसी है, माइनस वाला बीसी होगा और ये जो प्लस में हम जा रहे हैं ये हमारा एडी है। तो कोई मान लीजिए घटना एक्स घटित हुई, कहा गया कि एक्स जो है वो 3 के समय घटित हुई, 3 बीसी के समय एक्स घटित हुई। और एक घटना है वाई, वो कहा गया वाई जो है वो 5 बीसी के समय घटित हुई। एक घटना है जेड, वो 2 बीसी के समय, 2 एडी के समय घटित हुई। और एक घटना है बी, ये 5 एडी के समय घटित हुई। और आज हम लोग किस में है? 2019 चल रहा है।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले इसमें कौन सी घटना घटित हुई, 5 ईस्वी वाला घटित हुआ, 2 ईस्वी वाला घटित हुआ, या फिर 3 बीसी वाला घटित हुआ, या फिर 5 बीसी वाला घटित हुआ, सबसे पहले जो है ये 5 बीसी वाली घटना होगी, फिर 3 बीसी वाली घटना हुई, फिर 2 वाली हुई और फिर 5 वाली हुई। ये मैं अभी आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आगे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन जब आएगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक जो था हिस्ट्री का वो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, बेसी एडी वगैरह सब समझा दिया। आपको मैंने बताया कि कालक्रम वगैरह की हम चर्चा करेंगे, प्लेस की चर्चा करेंगे। तो अब आइए हम आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करें, उसके बाद हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आएगी। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि जब कोई सभ्यता और संस्कृति विकास करती है तो उसका पतन भी होता है। तो ऐसा हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ और एक नवीन सभ्यता जो है वो विकास में आई। पतन के अनेक कारण हो सकते हैं। अगर कोई कल्चर जो है वो डिक्लाइन होता है तो उसके अनेक रीजन है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो बिल्कुल रिसेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा दिया गया। बम गिरा देने के कारण पूरा वो जो शहर है वो बर्बाद हो गया और हम आज देखते हैं कि आज धीरे धीरे फिर से उसके आसपास जो है नई कल्चर स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो जब हम नए कल्चर स्टेब्लिश कर रहे हैं तो जब हमारे जो नए लोग आएंगे उनको कुछ ना कुछ पुरानी चीजें दिखेंगी, उस आधार पर वो पता करेंगे कि यहाँ कभी न कभी जो है लाइफ रहा होगा। चूंकि ये घटना बहुत रिसेंट की है, हम लोग हर चीज इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं जिसके हमारे पास काफी सोर्सेस नहीं है, खास करके रिटर्न तो बिल्कुल नहीं है। जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं उस समय के हमें लिपि जो है, उस समय के हमें जो लिखावट थे वो मिले हैं, लेकिन हमने आज तक पढ़ नहीं पाया है कि वो क्या लिखा हुआ है। हम लोग मानते हैं कि वो लोग सांकेतिक भाषा में जो है वह बात करते होंगे। जो लोग लैंग्वेज पढ़े होंगे पहले कभी तो उन्होंने पढ़ा होगा कि भाषा का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ, लोग किस प्रकार से पहले कोई घटना के लिए, जैसे कि हर तरह की भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो लिपिबद्ध भाषा है। तो कोई भी चीज को डिनोट करने के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि पुट योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, तो क्या करते हैं इस तरह से कोई सिंबल ऐसे बना देते हैं और उसमें मोबाइल लगा देते हैं, तो वहां बोला नहीं जाता है लेकिन फिर भी लोग समझ जाते हैं। स्पीड ब्रेकर देखते हैं सड़क पे तो वो सब सांकेतिक है। तो हमें जो मिला है वो सब सांकेतिक मिला है और हम सब चीजों को नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि आज हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हमने उन चीजों को बनाया है, जिन चीजों को पुराने लोगों ने बनाया उसे हमने अभी तक नहीं समझ पाया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वह पतन होता है और इसके बाद एक नई सभ्यता विकसित होती है जिसको कहा जाता है वैदिक सिविलाइजेशन। एक चीज मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर जो बता रहे हैं ये मैच नहीं कर रहा है, कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि यह जो एक नगरीय सभ्यता थी, एक जो है अर्बन सिविलाइजेशन था, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन जो बाद में आया इसको माना गया यह एक रूरल सिविलाइजेशन था, रूरल सिविलाइजेशन था और यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो कैसे कोई मानेगा कि कोई सभ्यता जो थी पहले हम लोग विकसित थे, पहले हम लोग शहर बनाते थे, फिर हम लोग गांव में चले गए। तो हम ये जानते हैं कि हम लोगों का हिस्ट्री जो है वो विकृत है, हम लोगों के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और आज तक हम लोग वही पढ़ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हिस्ट्री क्यों थोड़ा मरोड़ा गया, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, क्योंकि हमने आपको बताया हिस्ट्री तो हम लोग अब लिखना शुरू किया ना, वो हिस्ट्री की प्रति चेतना हमारी अब जगी कि नहीं हमें भी अपना हिस्ट्री जानना है। तो अंग्रेज हमारे इस समय में इतिहास लिखना शुरू किए तो वो कई चीजों को अपने हिसाब से उन लोगों ने जो है पढ़ाया जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो उस हिसाब से आपको अभी बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ समझना है, फिर जब आगे रिसर्च में आप आएंगे, हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट जगेगा, तब आप उन चीजों को विशेष अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। अभी मैं जो बताऊंगा बस उसको आप समझिएगा, उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, अरे ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसी बातों को मानना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन आया। मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। उसके बाद इसको माना जाता है 1500 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से 600 बीसी। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है वैदिक सिविलाइजेशन। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक का माना जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने बताया 2350 से 1750।
अब उस कुछ बीच की घटनाएं जो है वो हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। तो हमारा मानना है कि वैदिक सिविलाइजेशन का विकास जो है वो 1500 BC के आसपास हुआ था। इसको दो भाग में इसलिए बांटा गया क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी और उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों की रचना की गई थी। इसके आधार पे हमने इसका विभाजन किया। और भी कई चीजें होती है विभाजन को देखने के लिए। जब कोई घटना परिवर्तित होती है, जैसे कि भारत की आजादी के पहले का समाज, भारत की आजादी के बाद का समाज, तो यह एक विभाजन हुआ। 1947 जो है एक डिवीजन लाइन हुआ। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जीवन पद्धति में भी जो है हमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था जो थी वह कर्म आधारित थी, यानी आप जैसा काम करेंगे वही आपकी जाति होगी। अगर आप पढ़ा लिखा रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं, और अन्य कार्य अगर आप कर रहे हैं उस समय के कार्यों के हिसाब से तो आप शूद्र वर्ण में जाते हैं। यह सब किसके पास था? कर्म आधारित था। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में यह सब हो गया जन्म आधारित। जन्म से लोग ब्राह्मण होने लगे, जन्म से लोग वैश्य होने लगे, जन्म से लोग क्षत्रिय होने लगे, जन्म से लोग शूद्र होने लगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये डिवीजन बनाया गया है। और जब मैं उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो डीपली बताऊंगा। एक चीज और यहाँ पे हुई थी कि 1000 BC के आसपास जो है वो लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज, और लोहे की खोज के कारण क्या हुआ कि अमूलचूल परिवर्तन आया सोसाइटी में। मैं एक चीज यहाँ ऐड करूं कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो नोमैडिक लाइफ लीड करते थे। पहले वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जंगलों की कटाई किया करते थे, अपने मवेशियों को, कैटल्स को लेके यहाँ से वहां जाया करते थे। उसके बाद जब लोहा हमें मिल जाता है तो हमें कृषि करने का यानी कल्टीवेशन का एक बड़ा पैमाना मिल जाता है, एक बड़ा आधार मिल जाता है कि अब हम लोग एक जगह बस के खेती जो है कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, लकड़ी से उतनी जो है कृषि में या स्टोन से हम लोग उतना सक्षम नहीं थे। तो जो लोहे के बाद जो परिवर्तन आता है उस कारण भी इसको जो है डिवीजन बनाया जाता है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक चीज मैं ऐड करूं क्योंकि इसका अगला पॉइंट जो इससे कनेक्टेड है कि ऋग्वैदिक काल में जन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जन, यानी जन मतलब होता है लोग। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बन गया जनपद। जनपद यह भी एक समूह हुआ करता था लोगों का, जन को, और जनपद जो है उससे बड़ा समूह हुआ करता था। मैंने भी बताया कि पहले क्या था, नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, घुमक्कड़ के जीवन में, तो सब लोग अपने अपने समूह को लेकर चला करते थे। तो जन पहले था, पहले कुछ कम लोगों का समूह था, फिर आगे उत्तर वैदिक काल में वो बन गया जनपद, यानी बड़ा लोगों का समूह हो गया। इस समय भी राजा हुआ करता था और इस समय भी राजा हुआ करता था। दोनों के पावर्स में हमें अंतर देखने को मिलेगा। इस समय का राजा जो था वो सर्वोच्च तो था लेकिन हर चीज में उसका अधिकार नहीं था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि राजा जो है वो सर्वोच्च हो जाते हैं, कई चीजों में उनके अधिकार बढ़ जाते हैं। और जब उनके अधिकार बढ़ते हैं तो वो लोग युद्ध भी करते हैं, और जब युद्ध करेंगे, और एक चीज तो महाजनपद काल आएगा। और यहाँ एक चीज मैं ऐड करूं कि जब लोहा मिला हम लोग कृषि करने लगे तो फिर से हमारी संस्कृति और सभ्यता में विकास हुआ। और इसी क्रम में जो हमारे छोटे छोटे नगर थे उत्तर वैदिक काल में वो बड़ा बनना शुरू हुआ। और इसके बाद आया महाजनपद काल। अभी मैंने जन और जनपद आपको समझाया, इसके बाद आया महाजनपद। महाजनपद काल यानी महाजनपद इरा 600 BC के आसपास इसकी शुरुआत हो गई और नगर जो है वह बड़े होने शुरू हो गए। इसी में आपका आता है काशी, अंग, कौशल, अवध, ये सब जो थे महाजनपद थे। इसके बाद क्या होता है कि महाजनपद आपस में लड़ाई करना शुरू करते हैं, और जब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे से विजय होते हैं। जब दो महाजनपद टकराए तो कोई ना कोई जीतेगा, और जो जीतता था उसके साम्राज्य पे, उसके महाजनपद पे अपना अधिकार सिद्ध कर लेता था। तो उसके बाद साम्राज्य का उदय हुआ। साम्राज्य जो कि डायनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में इसको। पहला साम्राज्य इंडिया में आया वह था मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी। एक चीज यहां पे और कि उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक मैंने धार्मिक आपको बताया एक पक्ष कि उस समय वेदों की रचना हुई थी। इस समय थोड़ा सा धार्मिक जीवन में और चेंज आ रहा था, और इसी समय जैन और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। हालांकि जैन धर्म काफी पुराना है लेकिन यह प्रचलित हुआ
महावीर स्वामी के जन्म के बाद 540 ईसा पूर्व में 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म होता है। उसके बाद ये ज्यादा प्रचलित हुआ और 568 बीसी में होता है सिद्धार्थ का जन्म, जो आगे चल के महात्मा बुद्ध बनते हैं। तो जैनिज्म और बौद्धिज्म के कुछ फैक्ट्स को हम देखेंगे पढ़ने के दौरान। उसके बाद जो है जब हम जैन बौद्ध और महाजनपद देख लेंगे तो हमने मगध के बारे में आपको शुरुआत किया कि मगध जनपद आ गया था। तो मगध जनपद में देखिए अनेक राजवंश आते हैं, अनेक डायनेस्टी आएगी। जैसे मगध की स्थापना जो है वो हड़ियक राजवंश के द्वारा की गई थी, जिसमें सबसे पहला जो वो राजा बना था वो था बिंबसार। उसके बाद हम देखते हैं कि हड़ियक राजवंश के बाद अनेक राजवंश आते हैं, जिसमें कि शिशुनाग राजवंश, नंद राजवंश, ये लोग हैं। और अंतिम नंद शासक की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके फिर एक नई जो है व्यवस्था आती है जो मौर्य डायनेस्टी कहलाती है, मौर्य साम्राज्य। यहां मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि हम लोग ये विकास देख रहे हैं कि किस प्रकार से विकास हो रहा है। एक चीज याद रखिएगा, मैं भी आपको कुछ नहीं पढ़ाया हूं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा नोट्स आपसे बनवाऊंगा, हर चीज को आप समझेंगे। मैं बस आपको अभी तक ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कंसेप्ट क्या होगा आपका हिस्ट्री का, ताकि आप आगे जब हिस्ट्री पढ़े तो आपको पूरा क्लियर रहे। तो उसके बाद क्या होता है, मगध साम्राज्य, मैंने पहले बताया साम्राज्य का उत्कर्ष होगा तो उसका पतन भी होगा। तो अनेक कारण से राजा लगते थे आपस में, तो उदय और उत्कर्ष का खेल अब जो है वो शुरू हो गया और यहां से हिस्ट्री भी आपका आसान हो गया, क्योंकि अब राजा लड़ के नए नए साम्राज्य बनाएंगे। तो हमने बताया कि मगध साम्राज्य में हड़ियक राजवंश था, शिशुनाग राजवंश था, उसके बाद नंद राजवंश आया। अंतिम नंद शासक बृहद्रथ की ये तो मौर्य शासक था, अंतिम नंद शासक की हत्या करके जो है वह मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त के द्वारा जो है वह डाली गई। चंद्रगुप्त, कौटिल्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दूं कि इसी दौरान 326 ईसा पूर्व के आसपास विदेशी आक्रमण होता है, यानी सिकंदर का। सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक चीज यहाँ ऐड हो गया कि अब बाहर से भी आक्रमण हो रहा है। पहले तो आपस में हम लोग लड़ रहे थे, महाजनपद नए साम्राज्य बनाए, लेकिन अब हमारा जो है बाहर से आक्रमण हुआ सिकंदर का। इन सब चीजों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर मौर्य साम्राज्य बनता है, मौर्य साम्राज्य में अनेक राजा आते हैं, इसमें चंद्रगुप्त जो है प्रमुख है, फिर आपका अशोका इसमें बहुत प्रमुख है। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो जाता है। अंतिम बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था और इसकी हत्या करके इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है, शुंग राजवंश के नाम से। और मौर्य साम्राज्य की अगर हम कालखंड की बात करें तो मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। 322 से लगभग 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का कालखंड रहा था। और उसके बाद शुंग राजवंश आता है। फिर हम देखते हैं कि एक चीज मैं बताऊं कि जो पूरी व्यवस्था है इसमें आप देखेंगे समय समय पे परिवर्तन आते रहता है। तो मौर्य साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसके बाद जो नवीन साम्राज्य आए वो सब छोटे थे, यानी शुंग उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा मौर्य साम्राज्य था। उसके बाद इसमें अनेक जो है सातवाहन आए, जिसमें कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके ऊपर कई मूवीज भी बनी, आपने देखा भी होगा। तो ये सब जो थे छोटे छोटे राजवंश थे। इसके बाद फिर से विदेशियों का आक्रमण होता है और उसमें यवन, शक, ये सब जो थे प्रमुख रूप से थे। यवन, शक, कुषाण, ये सब आपके प्रमुख थे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक फिर नवीन राजवंश उत्पत्ति होती है जिसका था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो 319 ईस्वी में हुई। 319 ईस्वी, अभी तक था ईसा पूर्व, लेकिन अब हम आए ईस्वी में। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई 319 ईस्वी में। फिर कुछ कारणों से 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ और इसके बाद सत्ता भी परिवर्तित होता है। अभी तक की जो घटनाएं थी इसके केंद्र में था पाटलिपुत्र, पटना इसके केंद्र में था, लेकिन अब उधर से सत्ता हस्तांतरित होगी और एक नवीन राजवंश जो उदय होगा वो होगा आपका पुष्यभूति राजवंश। और इसका सबसे जो प्रतापी शासक था वह था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अब जो है सत्ता वह पटना से हस्तांतरित हो गई और ये उत्तर प्रदेश की ओर जो है वह खिसक गई, यूपी की ओर। तो हम देखेंगे कि हर्षवर्धन का उदय होता है। हर्षवर्धन के उदय के बाद जब इसका अंत होता है, हर्षवर्धन का जब डिक्लाइन होता है, तो फिर से छोटे छोटे साम्राज्य जो है वह आते हैं
और यहीं से आपका एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, इसके बाद शुरुआत होगी मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि लगभग 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, और इसके बाद ये पहला मुस्लिम आक्रांता था जिसने जीता, मुस्लिम आक्रांता था। इसका आक्रमण होता है और इंडिया में एक मेडिवल एज की शुरुआत होती है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से मुसलमानों के द्वारा जो शासन तंत्र स्थापित किया गया था, खास करके आगे हम देखेंगे सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य, तो उसकी बात करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो था आपका वहीं तक था, यानी गुप्त साम्राज्य के बाद जो है हर्षवर्धन आते हैं और उसका विघटन होता है, और फिर उसके बाद आक्रमण यहां से शुरू हो गया और आ गया आपका मीर कासिम के बाद हम देखेंगे प्रमुख रूप से फिर सल्तनत काल की स्थापना होती है। सल्तनत काल, दिल्ली आ चुका था केंद्र, पॉलिटिकल केंद्र जो था वो दिल्ली हो चुका था, और सल्तनत काल की स्थापना आप मान लगभग 1200 ईस्वी के आसपास होती है। 1206 ईस्वी में गुलाम शासक थे, गुलाम वंश की स्थापना होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं इसकी स्थापना। इसके बाद अनेक राजवंश सल्तनत काल में आएगा, जैसे गुलाम राजवंश आएगा, गुलाम राजवंश के बाद जो है आपका खिलजी आएगा, खिलजी के बाद तुगलक आएगा, तुगलक के बाद सैयद आएगा, सैयद के बाद लोदी आएगा, और लोदी को हरा के 1526 ईस्वी में बाबर आता है। बाबर यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक। लोदी को हरा के 1526 ईस्वी में कौन आएगा? बाबर। 1526 ईस्वी के आसपास जो है वह बाबर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मुगल साम्राज्य जो था वो काफी लंबा चला और 1857 तक इसकी सत्ता रही। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे इसके अंतिम शासक थे। इस दौरान हम एक चीज और देखेंगे कि 1600 के आसपास 1498 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो है व्यापार का मार्ग बंद हो जाता, सॉरी इसको आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे, 1498 नहीं है, ये 13 या 12 होगा। इसको मैं क्रॉस चेक करके आपको बाद में बता भी दूंगा, वो मिस हो रहा है मुझे। तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद क्या होता है कि व्यापार जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, तो फिर से नए मार्ग की खोज होती है और 1498 में वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है और वो खोजता खोजता कालीकट आ जाता है, कालीकट। और इस समय तक जो है मैंने आपको बताया 1498 में विदेशी आ गया और इस समय इधर क्या था, मुगल साम्राज्य चल रहा। मुगल साम्राज्य की स्थापना होने वाली थी 1526 में। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, 1498 में वास्को डिगामा भारत आ गया। अब परिवर्तन हो रहा है सोसाइटी में। एक तरफ तो विदेशी लोग जो है वह रास्ता ढूंढ लिए हमसे व्यापार करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से जो चेंजेस हुआ, युद्ध वगैरह होना शुरू हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य काफी मजबूत था, लेकिन 1600 के आसपास जो है विदेशी लोग आना शुरू किए, अपनी कंपनीज को स्टैब्लिश करना शुरू किए। यद्यपि उस समय भारत में मुगलों की स्थिति सबसे अच्छी थी, तथापि जब मुगल कमजोर हुए तो वो लोग भारत पे अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित कर लिए। उसमें अनेक लोग थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, डेनिश थे, अंग्रेज थे। इन सब चीजों के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी कि मुगल साम्राज्य तक जो है हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। और उसके बाद की जो घटनाएं होती हैं लगभग 1600 से जब उनका आगमन शुरू हो गया और जब से हम फ्रांसीसी अंग्रेज इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे वो आपके मॉडर्न का पार्ट होगा। तो फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और उसमें हम तो देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है अपनी सत्ता को यहाँ स्थापित करता है। उसके बाद 1857 में भारत में रिवॉल्ट होता है। उसके बाद अनेक भारत में जो बीमारियां बुराइयां थी उसके लिए कार्य किए गए लोगों के द्वारा, जिसमें राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, इन सब का नाम आता है। फिर जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला जिसमें अनेक नेता आए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है आपके इन सारे टॉपिक से आएंगे। तो ये अभी तक मैंने आपको जो है वो बताया कि हिस्ट्री आखिर है क्या, हिस्ट्री में आपको किन चीजों को पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको समझना क्या है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हिस्ट्री अभी तक बताया नहीं है, एक भी चैप्टर आपको हिस्ट्री नहीं समझाया है। बस मैं एक कंसेप्ट
बिल्ड करने का प्रयास कर रहा था और मुझे आशा है कि आप एक समझ विकसित कर चुके होंगे कि हिस्ट्री आखिर है क्या, हिस्ट्री में हमें किन चीजों को पढ़ना है। तो जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उसमें देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, 3-4 टॉपिक को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो था वो ज्यादा क्वेश्चन आते थे, इस बार कम क्वेश्चन आएंगे। तो कम क्वेश्चन के लिए भी आपको अगर मैं 30-40 लेक्चर हिस्ट्री पढ़ाऊं तो अच्छी बात नहीं है, कम पढ़ के एग्जाम में हमें अच्छा करना है। तो इसलिए हम उस उद्देश्य से भी, चूंकि हिस्ट्री पढ़ना है कि एग्जामिनेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कुछ टॉपिक एक साथ मैं लेकर आऊंगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इन सब की बात करूंगा। तो अभी आप एकदम कूल होके इसको, आप अगर नहीं समझे पूरे कंसेप्ट को तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइव करके देखिए, ताकि आप सारी चीजों को समझ पाए। हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में किन चीजों को पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए और एग्जामिनेशन के प्रति डेडिकेटेड रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।